हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक्स लर्न हब पर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता हो गया होगा कि कल से हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर ली हैं और हमने पहली क्लास में मैथमेटिक्स के चैप्टर रियल नंबर क्लास 1 के रूप में लिया है। आज उसी क्रम को हम आगे की ओर देखते हुए कल की क्लास में हमने परिमेय संख्याओं तक जानकारी प्राप्त की थी, तो उसी की थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि कुछ बच्चों के मन में थोड़ी सी संशय बनी होगी। तो आज हम परिमेय संख्या की ओर थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। तो हमने क्या बताया था कि वे संख्याएं जिनको p बटा क्यू अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, लेकिन हर क्यू का मान डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का मान हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। p बटा क्यू के रूप में हो, p बटा क्यू रूप में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, ये हमारी परिमेय संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट। आगे हमने बताया था कल कि शांत दशमलव और उसके बाद दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, उसका समान आवर्ती का। तो 1.25 1.333 डॉट डॉट, क्योंकि ये समान आवर्ती का है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। 1.25 इसका पूरी तरीके से विभाजन कल की क्लास में हम देख चुके हैं। तो ये शांत दशमलव, जब शेष फल का मान शून्य हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे कि शांत दशमलव हो गया। और अगर किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो होता है क्या होता है बच्चों, बताएंगे? समान आवर्ती। दशमलव प्रसार शांत हो या समान आवर्ती का होना चाहिए। √4, इस प्रतीक को आप जानते ही होंगे कि ये वर्गमूल का साइन है। कभी कभी इसको हम अथवा के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2 ना लिखा हो तो हम इसको वर्गमूल के रूप में ही जानेंगे। अब कई बच्चों के मन में ये बात उठ रही होगी कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल ऐसा होता है कि जिसमें समान संख्या या समान अंक के क्रम से 2 के जोड़े बनने चाहिए, उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे 4 है हमारे पास, तो 4 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 इक्के 2, तो एक जोड़ा ये बन गया। तो वर्गमूल में 2 के जोड़े प्राप्त होते हैं। तो √4 इसको हम 2 के बराबर ही लिख सकते हैं। और 2, अब कल की क्लास में हम देख चुके हैं कि जब किसी अंक या संख्या के नीचे हर नहीं होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त। और 1 0 के बराबर नहीं है, अतः ये कैसी संख्या या कैसा अंक होगा हमारे लिए, परिमेय संख्या के रूप में होगा। आगे √25, तो 25 का वर्गमूल, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 5 25, तो ये 5। हम इन बातों को आपके लिए इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी अगर ऐसी संख्याएं आ जाएं √25, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो अपरिमेय हो सकती है, परिमेय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको हमने वास्तविक रूप में देखा तो √25 का वर्गमूल 5 है, और 5 क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और ये p बटा क्यू, क्योंकि इसमें हर का मान 1 है, तो p बटा क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में हमने ये बातें सीख ली हैं। अब आगे हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं p बटा क्यू के रूप में ना हो, p बटा क्यू रूप में ना हो, तो ऐसी संख्याएं जिनको p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
अपरिमेय संख्याओं के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे बच्चों हमने देखा कि परिमेय संख्याओं में क्या है कि दशमलव प्रसार शांत हो या समान आवर्ती का। तो सबसे पहले इस बात को यहाँ पे हम सीखेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं में क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत, यानी कि पूरी तरीके से उसका विभाजन ना हो के शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, तो उस स्थिति में हमें वो संख्या कैसी प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। और समान आवर्ती ये हमारे लिए परिमेय संख्या थी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, समान ना हो के असमान, असमान अंक या संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे तो P/Q के रूप में व्यक्त ना की जा सके वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे √2 हो गया, इसका पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है। √9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 का वर्गमूल हमारे लिए 3 प्राप्त हो जाएगा। पाई ये भी एक अपरिमेय संख्या में आती है, ठीक है। और दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए, यहाँ पे शांत था, वहाँ पे क्या होना चाहिए, अशांत होना चाहिए। और इसके लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे समान आवर्ती का था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, असमान आवर्ती का। असमान आवर्ती में जैसे मान लिया जाए 2.852312 तो देख रहे हैं कि दशमलव के बाद हमें जो अंक प्राप्त हो रहे हैं उनमें से किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये संख्या भी हमारे लिए अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और इसी क्रम में हम आगे अगर बढ़ेंगे तो दशमलव प्रसार शांत था, तो यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, अशांत होना चाहिए, यानी पूरी तरीके से उसका विभाजन ना हो सके, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। और जैसा कि हम परिभाषाएं अगर लिखने लगेंगे तो आपकी क्लासेस लॉन्ग हो जाएंगी, इसलिए हम आपको वो वॉइस के माध्यम से बताते चल रहे हैं कि परिभाषा कैसे बनती है। तो परिमेय संख्या में हमने सबसे पहले जाना कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, और इसके एग्जाम्पल को हमने भली भांति समझ लिया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपरिमेय संख्याएं, तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि वर्गमूल में वे अंक या संख्याएं लिखी हों जिनका जोड़ा प्राप्त ना हो, अर्थात कहने का मतलब यह है कि उनका पूरी तरीके से वर्गमूल प्राप्त ना हो, तो वे संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होती। पाई इसका भी कोई निश्चित मान नहीं होता है, और निश्चित मान जो है भी तो क्या हो जाता है, आगे दशमलव प्रसार अशांत के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए पाई को हमने क्या प्राप्त किया है, अपरिमेय संख्या। और ये यहाँ पे हमने सीखा था कि दशमलव प्रसार समान आवर्ती का होना चाहिए, 3 की यहाँ पुनरावृत्ति होती चली जा रही थी, कल की क्लास में हमने देखा, और यहाँ पे देख रहे हैं पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो ये हमारे लिए अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देख लीजिए बच्चों, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब जानेंगे हम सबसे पहले भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या हैं, जैसा कि शब्द से ही परिचय हो रहा है कि भाज्य मतलब विभाजन, जिसमें विभाजन की क्रिया लागू हो सके, ठीक है, तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात अगर इसको हम परिभाषा के रूप में व्यक्त करना चाहें तो भाज्य संख्याएं क्या होंगी कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड प्राप्त किए जा सकते हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हैं,
भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि अभी तक हम 2 अंकों की संख्या लेके देख रहे थे, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे भाज्य संख्या हमारे लिए है, तो हम उसमें आगे अगर बढ़ना चाहें तो 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, लेकिन हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में जैसे 36 लेते हैं। 2 अंकों की संख्या है 36। अब जानेंगे कैसे कि ये भाज्य है कि ये अभाज्य है, तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं 36। अब गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है कि सबसे पहले हम उस दी गई संख्या को गौर से देखेंगे, और जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि बच्चों आपको कम से कम 25 तक का टेबल आना ही चाहिए। तो हम सबसे पहले दी गई संख्या के बारे में देखेंगे कि ये सर्वप्रथम किस न्यूनतम संख्या से विभाजित होती है, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। तो हम देखेंगे कि 36 है, गुणनखंड करना है तो 2 लेंगे, और 18 के पहाड़े में 18 दूना 36, 2 नहीं 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 ले लेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देख रहे हैं कि ये जो संख्या 36 है इसके गुणनखंड संभव है। जब यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाए तो उसके गुणनखंड संभव हो जाते हैं। ठीक है, तो 36 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हमने कहा है कि हम आपको अपनी क्लास में ही छोटी छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें उनको कॉन्सेप्ट में ही क्लियर करा देंगे। तो अब यहाँ से एक और हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब बच्चों गुणा हो और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार यहाँ पे देख रहे हैं सब गुणा में है, आधार यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे इसकी घात 1, यहाँ पे इसकी घात 1, 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2, गुणा यहाँ पे आधार देख रहे हैं बराबर है तो एक बार आधार लिखेंगे, इसकी घात भी 1, इसकी घात भी 1, 1 और 1 मिलके हो गया 2। और आप गुणा करके देख भी लेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। और यहाँ से देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 नया 36 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये बात भी जान ली है कि गुणनखंड जब हम करेंगे और आधार अगर बराबर आ रहा है और घात 1 देखो लिखी नहीं जाती है, वो छिपी ही होती है, लेकिन हम उसको आपको समझाने के लिए एक एक यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जब आधार बराबर होगा तो जो आधार बराबर होगा गुणा में उसको एक बार लिखेंगे, और वो जितनी बार होगा, देख रहे हैं यहाँ पर कितनी बार है 2 बार है, तो इस पर घाते देखेंगे तो 1 और 1 मिलके ये 2 हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं आधार समान कौन सा है 3, एक बार लिखेंगे और इन पर जो घाते हैं उनका योग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बात भी समझ में आ गई कि जब गुणनखंड हम प्राप्त करेंगे तो आधार अगर हमारा समान है तो घाते उनमें योग करके यानी जोड़ करके लिख देते हैं। तो हम एक ही एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें। इस तरीके बहुत ही आगे संख्याएं हैं, आप उनको घर में भी एग्जाम्पल के रूप में कर सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो भाज्य संख्याएं हो गई हैं। अब इसके बारे में और बच्चों, भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या भी बोलते हैं। और अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभाज्य संख्याएं जानेंगे। तो अभाज्य संख्याओं के लिए अब देख रहे हैं जैसे बच्चों कि अब जो आपके सामने ये बोर्ड है तो ये पूरी तरीके से भर चुका है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अथवा हमने कल आपको बता दिया है कि डिजिटलीकरण का ये दुनिया में ऐसा विकास हुआ है तो आप इसको बैक करके भी देख सकते हैं या नोट डाउन करके भी देख सकते हैं। तो हम इसको अभाज्य संख्याएं सीखने के लिए थोड़ा सा इसको साफ करते हैं।
तो बच्चों देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्या भी बोलते हैं। तो भाज्य संख्याओं में क्या था, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी का विपरीत, क्योंकि आ का मतलब ही किसी शब्द में अगर आ जाता है प्रारंभ में तो वो ना को प्रदर्शित करता है। तो हो जाएगी परिभाषा, क्या हो जाएगी, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव ना हो। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव ना हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात संख्याएं स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव ना हो, अर्थात संख्याएं स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल के रूप में जानेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं बच्चों यहीं से हम देखेंगे 2। अब आप बोलेंगे कि 2 कैसी संख्या है, तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। एक का मतलब ये है कि कोई भी संख्या लिखी होती है बच्चों, तो एक उसके हर में तो हमेशा ही विद्यमान रहता है, तो एक से तो विभाजन होता ही, अर्थात एक उसका गुणनखंड होता ही है। और स्वयं 2 खुद अपने ही टेबल में आता है, 2 के पहाड़े में 2 इक्के 2। तो स्वयं व एक के अतिरिक्त, यानी यह जो अंक संख्या 2 लिखी है, तो यह स्वयं यानी 2 से और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में भी इसको हम जानते हैं। तो 2 हो गई, इसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9, 3 का हम जब टेबल पढ़ेंगे तो 3 तियां 9, और जैसा हमने आपको बताया कि गुणनखंड संभव हो जाए, जैसे ये देखो लिखा है 9 है, तो 9 में देखो 3 तियां 9, गुणनखंड संभव हो गए। और हमें क्या करना है, गुणनखंड संभव ना हो, यानी वह संख्या होनी चाहिए जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। वह संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये हो गई। यहाँ पे हम एक नोट डाउन लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्योंकि बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हो गई,
लेकिन आपने जो भाज्य संख्याएं बताई हैं उसमें एग्जाम्पल में आपने 36 लेके हमको समझा दिया कि गुणनखंड संभव हो जाए तो वे संख्याएं भाज्य संख्याओं में आती। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो सकती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों 4 होगी। क्यों? 2 हमने काउंट कर लिया अभाज्य संख्याओं में, 3 हमने बताया स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या या अंक से विभक्त नहीं होगी, उसके बाद 4, तो 4 ये 4 से भी विभाज्य है स्वयं से, और उसके बाद अतिरिक्त में ये 2 के टेबल में आएगा, 2 दूनी 4, तो इसके गुणनखंड संभव हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे लिए 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे लिए कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नोट डाउन कर सकते हैं आप, या क्लास को आप बैक करके भी देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों आपके। हमारा ये उद्देश्य है कि हर बच्चे को जिसको मैथ से डर लगता है वो मैथ का डर बिल्कुल हटा दें। हम चीज़ों को बारीकी से सीखेंगे, तभी जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम जब चैप्टर में जैसे ही एंट्री करेंगे तो इन चीज़ों को हमको नॉलेज होगा, तो हम बहुत ही अच्छे से उन चीज़ों को आसानी से सीख सकेंगे। अब इसको हम फिर आगे साफ करते हैं। तो भाज्य संख्याएं भी हमने सीख ली हैं। इसी क्रम में हम आगे सह अभाज्य संख्या भी देखेंगे। सह अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या तो हम जानते ही हैं, और सह का मतलब हो गया, सह माने साथ, साथ का मतलब युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। तो सहअभाज्य संख्याओं परिभाषा के रूप में जानेंगे संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासापा महत्तम समापवर्तक HCF इसको शॉर्ट में बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा HCF 1 हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल, युग्म है तो हम जोड़े के रूप में देखेंगे। कोई भी संख्या हम सोचते हैं और उसको लिखेंगे कि उनका गुणनखंड संभव इस प्रकार न हो जाए कि वह HCF 1 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 8,15 हमने मान लिया HCF का मतलब ही होता है कि वह अंक अगर वो कॉमन फैक्टर में आएगा तो दोनों संख्याओं को एक समान संख्या अगर विभक्त कर रही है, दोनों संख्याओं को अगर एक समान संख्या विभक्त कर रही है तो वह हमारे लिए सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि उस स्थिति में हमारा HCF 1 नहीं होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यह संख्या 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, लेकिन यह संख्या 2 या 4 से विभाज्य नहीं है। यह 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है, ये संख्या जो है 8 से भी विभाज्य। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं प्राप्त हो रहा है 1 के अतिरिक्त।
तो यह कैसी संख्या प्राप्त हो जाएगी? यह हो जाएगी हमारे लिए सहअभाज्य संख्या। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें HCF 1 है, तो यह हमारे लिए उदाहरण के रूप में हम समझ चुके हैं कि यह सहअभाज्य संख्या है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं, सम संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो, या कह सकते हैं कि जिनका विभाजन हो लेकिन सम 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हम जानेंगे। 2 का टेबल आपको पता ही है, 2 दहमा 20 होता है। उससे बड़ी कोई संख्या हम सोचते हैं, जैसे हमने मान लिया 24। तो 2 से अगर विभाजन कराएंगे तो 2 इक्कीम 2, 2 दूनी 4, 12 दूना 24। ठीक है। उसके बाद अगर हमने मान लिया यहाँ पे 30, तो 30 डिवाइड कराएंगे इसको तो 15 दूना 30। इसी प्रकार से आगे 100 डॉट डॉट। हम उदाहरण के रूप में आपको स्पष्ट ये करना चाहते हैं कि आप सम संख्याओं को रटे नहीं, उनको जानने की कोशिश करें और समझने का प्रयास करें कि सम संख्याएं होती क्या हैं। तो सम संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, विषम संख्या जानेंगे। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हों। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हों। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम कोई संख्या मानेंगे 15 मान लिया, तो यह संख्या क्या 2 के टेबल में आती है या 2 से विभाजित होती है? तो बच्चे आप बताएं, यह पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, तो 15 हमारे लिए क्या हो जाएगी? विषम संख्या। इसी में आगे 25 हो गया, ठीक है। फिर आगे 49 बोल सकते हैं, डॉट डॉट। कहने का यह तात्पर्य है कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हों और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य ना हों। तो ये विषम संख्याएं होंगी। अब हम बच्चे इतना सब सीखने के बाद अब हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। संख्याएं, संख्याएं वास्तविक संख्याएं
वास्तविक संख्याएं। इसी क्रम में हम जानेंगे काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं और बच्चों सम्मिश्र संख्याएं। तो संख्याएं वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं इन रूपों में परिभाषित की जाती हैं। और अकॉर्डिंग टू रियल नंबर्स चैप्टर क्लास 1 हम जो ले चुके हैं और आज क्लास 2 जो ले रहे हैं उसमें हम संख्याएं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं ही देखेंगे। तो वास्तविक संख्याओं में क्या आ जाता है बच्चों? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं ये हमारी वास्तविक संख्या हो जाती हैं। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याएं, सम विषम संख्याएं, और इसी प्रकार से हम आगे देख सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जो वास्तविक संख्याएं ना हो। तो हम सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सभी संख्याओं का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्या को रियल नंबर्स आर से डिनोट करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। ऐसी संख्याएं जो परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य ऐसी संख्याओं के रूप में व्यक्त की जा सकें, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और बच्चों हम आपको इस क्लास में एक नई बात सिखाने जा रहे हैं कि अगर आपको एग्जाम्पल में कोई ऐसी संख्या दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि यह वास्तविक संख्या है कि यह कैसी संख्या है, तो उसके लिए हम एक नोट लिखा देते हैं। वो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है। दी गई संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या, दी गई संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या धनात्मक प्राप्त हो वास्तविक संख्या होती है। एग्जाम्पल, जैसे बच्चों हमने कह दिया -6/7, -6/7। अब आपसे पूछा जाए कि ये वास्तविक संख्या है या नहीं, तो बच्चों अगर इसका हम वर्ग करें, वर्ग का मतलब है दी गई संख्या जो है अगर इस पर घात 2 लगा दें तो वह वर्ग कही जाती है, और इसका 2 बार आपस में गुणा में क्या होता है बच्चों? माइनस और माइनस ये बदल जाता है धनात्मक संख्या में, और 6 और 6 हो गया ये 36, और 7 और 7 का गुणा ये हो गया 49। तो हम देख पा रहे हैं कि प्राप्त संख्या हमको धनात्मक प्राप्त हुई है। तो यह कैसी संख्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी।
बच्चों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और काल्पनिक संख्याएं क्या हो जाएंगी? काल्पनिक संख्याओं में वास्तविक संख्याओं का विपरीत दी गई संख्या का वर्ग करने पर यहाँ पे है धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। तो इसको हम यहीं पे जान लेते हैं। दी गई संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। दी गई संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। एग्जाम्पल बच्चों, जैसे हमने वर्गमूल के अंदर -2 ले लिया। अब इसको देखें हम कि यह वास्तविक है या काल्पनिक है। तो इधर हम आपको समझा दे रहे हैं, -2 वर्गमूल, हमने क्या कहा? दी गई संख्या का वर्ग का मतलब इस पर घात 2 लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? -√2 और क्या हो जाएगा? रूट अगर लगा है, रूट का मतलब ही होता है कि वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है? घात का मान 1/2। घात का मान 1/2। तो घात का मान हो गया 1/2। वर्गमूल का मतलब ही होता है घात का मान 1/2, और यह घात 1/2 हो गई ये वर्गमूल का, और यह घात लगी हुई है इस पे 2। अब घात पर घात लगी होगी तो घातों का गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा -2 की घात 1, और घात 1 लिखते नहीं, ये -2 प्राप्त हुआ। और हमने क्या बताया कि दी गई संख्या का वर्ग करने पर अगर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है तो वह कैसी संख्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और हम आपको समझा चुके हैं कि वर्ग किया, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई, तो यह संख्या कैसी हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। आप इसको एक बार देख लीजिए बच्चों। और मैं बच्चों फिर से आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि चीज़ों को आप सीक्वेंस में सीखेंगे और उससे डरेंगे नहीं, तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी, और कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो अब आप चैप्टर में अच्छी तरीके से अपनी पकड़ मजबूत कर सकेंगे। अब कुछ हम प्रतीक चिन्हों के बारे में आपको आज ही की क्लास में बताए देते हैं, और कल से हम आपकी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं प्रतीक चिन्ह। बच्चों, प्लस गुणा प्लस हो, देखो हम अंक या संख्या नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी अंक या संख्या हो सकती है तो उसका तो गुणा करके हम लिख सकते हैं, लेकिन प्लस और प्लस लिखा नहीं होता। जैसे 2 लिख दिया जाए, 3 लिख दिया जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो धनात्मक के रूप में ही लिखा हुआ है, तो इसका मान प्लस के रूप में प्राप्त होगा। प्लस गुणा माइनस हो, अथवा माइनस गुणा प्लस हो, तो प्लस माइनस का गुणा या प्लस या माइनस का गुणा, माइनस प्लस का गुणा, ये माइनस के रूप में हम जानेंगे। माइनस और माइनस का गुणा
हम धनात्मक के रूप में जानेंगे। यानी धनात्मक हो और गुणा हो तो धनात्मक प्राप्त होगा, और धनात्मक के साथ एक ऋणात्मक हो तो मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, और दोनों ऋणात्मक हैं और गुणा है तो हमको धनात्मक प्राप्त होगा। तो ये प्रतीक चिन्ह हमने आपको क्लास में बता दिया है कि आपको आगे कठिनाई प्राप्त ना हो। तो आशा करता हूँ बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और आगे हम इसी को जारी करेंगे, और कल हम आपका चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे बच्चों।